ठीक बच्चे ध्यान रखेंगे। अब चलिए, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की क्लास शुरू करने से पहले हमारे क्लास का जो उद्देश्य है, और उद्देश्य आप सबको पता है कि एक सुविचार से ही हमारी क्लास शुरू होती है। जैसे सुबह हमारी आंख खुलती है, चाहे हम बिस्तर पर हों या बिस्तर से उठ गए हों, शरीर हमारा बाद में क्रियान्वित होता है, लेकिन हमारा मन बिस्तर पर पड़े पड़े ही क्रियान्वित हो जाता है। मस्तिष्क भी पूछो कैसे। आंख खुलने के साथ ही ढेर सारे सवाल जवाब, बहुत सारे विचारों का प्रवाह हमारे मन मस्तिष्क में शुरू हो जाता है। विचार आने लगते हैं, जाने लगते हैं, पता नहीं। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हम अपने मन में संजो कर रखते हैं, कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हम दूसरों के सामने प्रकट भी करते हैं। सुबह से शाम तक हम कितना बोलते हैं, किससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि शायद इसकी गंभीरता पर कभी हमने विचार ही नहीं किया। किसी बात को यदि हम विचार करें, किसी बात पर ध्यान दें, तो हमें पता चलेगा कि उसका मतलब कितना गूढ़ होता है। जैसे कि आज का विचार, मैं इसी विचार को ही आज की दिनचर्या से जोड़ती हूँ, सबकी दिनचर्या से जोड़ती हूँ कि जो शब्द हमारे मन में आते हैं, हमारे मस्तिष्क में आते हैं, उन शब्दों को हम कहीं ना कहीं अभिव्यक्त भी करते हैं, लेकिन अभिव्यक्त करते समय शायद हमें उनके प्रभाव का ध्यान रखना थोड़ी देर के लिए जैसे हम भूल जाते हैं। इनका क्या प्रभाव है, क्या महत्व है, इस विचार से देखिए कि शब्द से खुशी, शब्द में वो शक्ति है जो किसी को खुशी प्रदान कर सकता है। शब्द का दूसरा विपरीत प्रभाव भी हो सकता है किसी पर, ये किसी को कष्ट भी दे सकता है, गम में बदल सकता है। शब्द से कोई गुमसुम भी हो सकता है, किसी का शब्द सुनकर हमारी बात से कोई अप्रसन्न भी हो जाता है। शब्द किसी को पीड़ा भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं। केवल डंडा या कोई दंड से ही व्यक्ति को पीड़ा नहीं मिलती। मुझे लगता है कि जो पीड़ा, जो कष्ट शब्दों से हमारे हृदय को मिलता है, उतना कष्ट शायद डंडे का भी नहीं होता होगा, क्योंकि वो पीड़ा तो कुछ समय के बाद समाप्त भी हो जाती है, लेकिन शब्द की पीड़ा कभी जीवन में समाप्त नहीं होती, जिसको भी लग जाए। और शब्द का देखिए चौथा रूप इसमें क्या दिखा रहे हैं विचार में, कि ये मरहम का भी काम करता है। शब्दों से ही तो हम किसी के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते हैं, किसी को अपनापन दिखाते हैं, किसी से आत्मीयता रखते हैं। मुझे लगता है आज के मनन चिंतन के लिए ये विचार बहुत ही सार्थक है, और हम सबको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुंह से कभी भी इस तरह के शब्द ना निकले जो किसी को कष्ट देने वाले हों। जब भी निकले, अच्छे शब्द निकले, मधुर शब्द निकले, किसी की पीड़ा हर सकें, किसी पर मरहम का लेप लगा सके। आज के लिए सुविचार में इतनी ही व्याख्या। अगली स्लाइड देखिए। आज हम सभी लोग आरोह के काव्य खंड से एक और नई कविता पढ़ने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आप पढ़ सकने में समर्थ होंगे, फिर भी मैं इसको पढ़कर आपको सुनाती हूँ। केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश, कक्षा 12, विषय हिंदी, प्रकरण है आज का रुबाइयां। और ये रुबाइयां जो लिखी है वो कवि फिराक गोरखपुरी ने लिखी हैं। इस कविता को समझने के लिए, क्योंकि अभी तक जो हमने कविताएं पढ़ी हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुक्त छंद की थी, आधुनिक कालीन कविताएं थी,
उसके बाद हमने तुलसीदास को पढ़ा, जो अवधी भाषा के प्रमुख कवि, भक्तिकालीन कवि थे। उनकी छंद रचना और उनकी भाषा में हमें मुक्त छंद से परिवर्तन देखने को मिला। और अब एक और नई चीज हमारे पाठ्यक्रम में जो बच्चों के सामने आ रही है, वो है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां। तो ये हमारी हिंदी भाषा में कुछ उर्दू फारसी के शब्दों को मिला करके शायर, जब हिंदी की कोई कविता लिखता है तो वो कवि कहलाता है, और जो उर्दू फारसी के कवि होते हैं उनको शायर के नाम से जानते हैं। कवि वो भी होते हैं, बस भाषा का थोड़ा अंतर होता है। तो हिंदी गजलों में और हिंदी गजल, हिंदी शेर और जो रुबाइयां हैं, उसके लिए फिराक गोरखपुरी बहुत जाने माने शायर हुए हैं। और आज हम सबका सौभाग्य है कि उनकी एक बहुत प्यारी रुबाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 24 छंद हैं, और लेकिन जो प्रमुख रूप से हमारे संज्ञान में आते हैं, हम सब जानते हैं, जिनको सब बच्चों ने देखा होगा, सुना होगा, शेर। शेर वैसे एक अनेक शब्द है, जंगल का राजा भी शेर होता है, और जो उर्दू फारसी का छंद है एक, वो भी शेर होता है। तो यहाँ हम छंद की बात कर रहे हैं तो शेर छंद है। दूसरी गजल है। गजल जो है ये उर्दू फारसी की एक विधा ये भी है, जिसे कई शेर मिलकर के तैयार करते हैं। एक गजल में कई शेरों और गजल में क्या होता है कि हर शेर स्वतंत्र होता है। और तीसरी चीज जो आ रही है वो है रुबाइयां, जो आज हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, क्योंकि जब जब हम फिराक गोरखपुरी जी की कविता पढ़ें उससे पहले जरा हम उनके विषय में भी जान लें। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम, जैसे ये कवि शायर ऐसे होते हैं जो मूल नाम इनके कुछ और होते हैं, और ये प्रसिद्ध अपनी रचनाओं के माध्यम से किसी दूसरे नाम से होते हैं। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मुंशी प्रेमचंद जी जो है, उनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था, लेकिन उनकी जो रचनाओं में है वो प्रेमचंद जी के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही फिराक जी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था, और इनका देहांत हुआ है 1983 में। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं गुल नगमा, जो इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है, बज में जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। आप कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किए गए हैं, जिसमें, क्योंकि आप एक साहित्यकार हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि साहित्य के क्षेत्र में ही आपको पुरस्कार भी मिले होंगे। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और ये उनकी रचना गुले नगमा पर मिला है। व्यक्तिगत विशेषताएं, आपने फिराक गोरखपुरी जी ने जो काव्य लिखा है उस काव्य में ऐसी क्या विशेषता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग ही स्टाइल होता है, चाहे वो बोलने का हो या लिखने का हो, चाहे कोई भी उसकी कार्यशैली हो, नहीं तो सब एक जैसे नहीं हो जाएंगे। हर एक में भिन्नता है, विचारों में भिन्नता है, सभी के सामाजिक स्तर में विभिन्नता है। तो आपकी काव्यगत विशेषताओं में सबसे प्रमुख बात जो देखने में आती है वो ये है कि ये सामाजिक दुख दर्द, यानी दूसरों के दुख दर्दों को
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुखों को अपना दुख समझते हैं, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। और ये सच है कि जब हम दूसरे के दुख को अपने दुख को जोड़कर, अपने से जोड़कर चलेंगे, शायद हमें सच्ची अनुभूति तभी हो सकती है। हम तभी किसी के दुख को समझ सकते हैं, किसी की पीड़ा को समझते हैं, जब हम उसके स्थान पर अपने आप को रखकर देखें। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो समाज के दुख दर्द को की अनुभूति, माने वो अनुभव, वो लोग कैसे अनुभव कर रहे होंगे जीवन में, उन्हें क्या तकलीफें हैं, क्या सुख है, क्या दुख है, कैसे उनको दूर किया जा सकता है। तो एक तरह से अत्यधिक सहानुभूति के साथ वो समाज के साथ जुड़े हुए हैं। ये मैंने एक चित्र संजोया है आप सबके लिए, क्योंकि कुछ चीजें हमें चित्रों के माध्यम से याद रह जाती हैं। वैसे तो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे चित्रों में बहुत रुचि लेते हैं, बड़े बच्चे शायद उतना नहीं लेते हैं। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि यदि हम कुछ लिख पढ़ करके और कुछ चित्रों के माध्यम से सीखें तो हमारा ज्ञान जो है वो बहुत ही दृढ़ होता है, मजबूत होता है। देखिए, मैं कर्सर ले जाकर आपको बताती हूँ कि जैसे ये फिराक गोरखपुरी की ये सारी रचनाएं हैं, ये बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, ये जो जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वो है गुले नगमा। और ये मैंने इसको बीच में रखा है, आप बहुत ध्यान से इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें वैसे आज की दुनिया में दुर्लभ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट ने सब कुछ इतना सरल कर दिया है कि आप घर बैठ करके दुनिया की सैर कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने की कोई भी चीज ढूंढ सकते हैं। आपके नाम पर भारत सरकार ने देखिए एक टिकट भी जारी किया हुआ है, ये भी मैंने इसमें शामिल किया है। ये सरगम की इनकी एक पुस्तक है, ये पुस्तक फिराक गोरखपुरी आदमी शीर्षक से है, और एक है राग और विराग। रचनाओं के जाल से आगे हम बढ़ते हैं और उस कविता पर पहुंचते हैं जो अपने पाठ्यक्रम में दी हुई है। इससे पहले जरा हम पता करें कि हमारे सारे बच्चे बिल्कुल सतर्क हैं क्या, या सब बच्चे हम सुन रहे हैं क्या? हाँ, यस मैम। थोड़ा थोड़ा बोलिए, तो फिर क्या पता हमें नींद आ जाए पढ़ाते पढ़ाते, है ना। आज मन नहीं लग रहा क्या? अच्छा लग रहा है क्लास? कोई भी नहीं बोलेगा, कोई हमसे नहीं बात करेगा तो हम कैसे किसी से बात करेंगे फिर? लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ये रुबाइयां हैं, मैं एक बार इनको पढ़कर सुना देती हूँ, क्योंकि आपको हर शब्द का उच्चारण पता होना चाहिए। मैं साथ साथ इसके अर्थ भी बता देती हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे इस रुबाई में बहुत कम शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ आपको शायद ना मालूम हो, बाकी इतने सरल शब्द हैं कि जो सबको पता होंगे। जैसे, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। आपके पास पेन पेंसिल जरूर होगा, तो आप ध्यान भी रखिएगा, नोट करना चाहे तो करते भी रहिए। जैसे चांद का टुकड़ा, ये मुहावरा है, और चांद का टुकड़ा मुहावरा किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसी भी बच्चे के लिए, हर माँ के लिए अपना बच्चा चाहे जैसे वो चांद के टुकड़े के बराबर होता है, चांद जैसा होता है। फिर हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है। लोका शब्द जो है ये देशज शब्द है। हमारी भाषा में विभिन्न प्रकार के शब्दों का समावेश है, जैसे
हिंदी तो है ही, हिंदी में भी कितने तरह की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 तरह की, पूर्वी हिंदी में 3 तरह की, और राजस्थानी हिंदी, ये सब वैसे मैं बता चुकी हूँ। आप कहें तो मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आपको। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेलखंडी और बांगरू, ये 5 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी में मगही, राजस्थानी हिंदी में है आपकी, अरे दिमाग से निकल रही है, राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, और बिहारी हिंदी है मगही, मैथिली और भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी भी है, पहाड़ी हिंदी में मलयाली है, पहाड़ी हिंदी में मलयाली है, डोगरी है, एक हाँ गढ़वाली है। ये सारी, अब किसी भी रचना में, ये तो हिंदी के ही शब्द हो गए सारे। इसके अलावा कभी कभी अंग्रेजी के शब्द भी शामिल हो जाते हैं, कभी उर्दू और फारसी के शब्द भी आ जाते हैं, और कभी उन्हीं शब्दों में तत्सम शब्द संस्कृत से आ जाते हैं, कभी तत्व शब्द, कभी देशज और कभी विदेशी। तो ये जो लोका शब्द है, ये हमारा देशज शब्द है। लोका देना मतलब जैसे नहीं, बच्चे को हवा में उछालते हैं, बच्चा खुश होता है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। देखिए, आप चित्रों के माध्यम से शायद समझ पाए कि ये रचना एक माँ और बच्चे के प्यार पर चित्रित की गई है। किस तरह से माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। एक माँ ही तो है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, जिससे हर व्यक्ति का अस्तित्व है। व्यक्ति के जन्म से पहले भी माँ से संबंध है, और जन्म के बाद भी सबसे ज्यादा माँ से संबंध है। यदि माँ बच्चे की इतनी अच्छी देखभाल ना करे, माँ अपना सारा सुख त्याग कर यदि पूरा समय अपने बच्चे को ना दे, तो मुझे लगता है कि सृष्टि में अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर छोटा बच्चा होता है, माँ की सारी खुशी वो बच्चा होता है, पूरा समय केवल और केवल अपने बच्चे की खुशी के लिए लगा देती है। उसको कोई कष्ट ना हो, उसको कैसे पाले, कैसे बड़ा करें, किस तरह से उसको रखें, क्या न कर दें, कितना प्यार न कर दें, अपने सारे गम भूल जाती है, अपने सारे दुख भूल जाती है, और सब कुछ अपने बच्चे पर समर्पित कर देती है। बच्चा चाहे जैसा भी हो दिखने में, चाहे बहुत सुंदर हो, जरूरी नहीं कि वो चांद जैसा सुंदर हो, चाहे वो कैसे भी रंग रूप का हो। कितने बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जन्म से ही विकलांग होते हैं, लेकिन माँ के लिए तो वो बच्चा ना विकलांग होता है, ना वो कैसा भी होता है, उसके लिए तो वो सचमुच चांद का टुकड़ा ही होता है। इस रुबाई में एक माँ किस तरह से अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसको कैसे खिलाती है। आप अब इतने बड़े हो गए हैं, तो आपको तो अब नहीं मालूम होगा कि आपकी मम्मी ने आपको कैसे खिलाया, लेकिन इस कविता के माध्यम से शायद आप उस चीज का अनुभव कर सकते हैं, उन दिनों का अनुभव कर सकते हैं जब आपकी माँ ने आपको भी इसी तरह से खिलाया होगा, किस तरह से ध्यान रखा होगा, और कितनी खुशी मिली होगी। है कभी अपने मन में अपनी माँ के लिए विचार कर देखना, एक असीम प्रसन्नता होगी। चलिए देखते हैं हम फिर से एक बार अपनी पिछली वाली स्लाइड पर पहुंचते हैं। दृश्य है कि आंगन में एक माँ आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी।
आंगन में माँ अपने चांद जैसे सुंदर बच्चे को लेकर के खड़ी हुई है। चांद से सुंदर बच्चे में, चांद के टुकड़े में यहाँ पहली लाइन में उपमा अलंकार भी है, क्योंकि चांद तो नहीं है, चांद के जैसा सुंदर बच्चा है, इसलिए यहाँ पर तुलना की गई है तो उपमा अलंकार आए। अगली लाइन देखिए, हाथों पे झुलाते माँ क्या करती है, बच्चे को, छोटा बच्चा भाई चल फिर तो सकता नहीं है, वो बिस्तर पर ही रहता है, और थोड़ी थोड़ी देर में माँ उसको गोद में लेती है, प्यार करती है, कभी हाथों पे झुलाने लगती है, कभी उसको गोद में भर लेती है, प्यार करने लगती है, और कभी क्या करती है, रह रह के माने थोड़ी थोड़ी देर में हवा में जो लोका देती है, बच्चे को उछालती है। जैसे ही बच्चा हवा में उछलता है, ये बच्चों की स्वाभाविक हंसी होती है, तो क्या करता है बच्चा, खिलखिलाकर हंसने लगता है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, बच्चा इतना हंसता है, इतना खुश होता है कि आसपास के वातावरण में उसकी किलकारी गूंज जाती है। ये तो उसका खिलाना हुआ, ये सारी बाल सुलभ जो क्रियाएं हैं, बच्चा कैसे खुश रहता है, माँ कोशिश करती है कि अपने बच्चे को वैसे ही खुश रखें जैसा वो चाहता है। फिर छोटा नन्हा बच्चा ना तो अपने आप से उठ के चल फिर सकता है, ना कुछ खा सकता है, ना ही नहा धो सकता है। यदि माँ समय से ना नहलाया, माँ ने नहलाया होता, यदि समय से माँ ने आपको खाने के पीने की व्यवस्था ना की होती, आपको रोते हुए आपको ना छुपाया होता, तो कैसा होता, तो क्या इतने अच्छे होते, नहीं होते। एक माँ अपने बच्चे को क्या करती है, छलके निर्मल जल से वो ध्यान रखती है कि पानी गंदा ना हो, मेरे बच्चे को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, साफ सुथरे पानी को लेगी बच्चे को नहलाने के लिए, और ऐसा नहीं कि मग भर के लोटा भर के बच्चे के ऊपर डाल देगी, सांस ही नहीं आएगी बच्चे को फिर तो थोड़ी देर तक। इसलिए देखिए कितना सुंदर चित्रण किया है कवि ने कि छलके मतलब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के माँ अपने बच्चे को नहलाती है। अब नहाने से होता क्या है, बाल उलझ जाते हैं, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करती है। गेसु माने बाल होते हैं, जो बच्चे के बाल बिखर जाते हैं, कोई सुबह कंघी करता है, माँ भी अपने बच्चे की कंघी करती है, और इतने धीरे धीरे कंघी करती है कि कहीं बच्चे के बालों को, यानी उसके सिर को कहीं चोट ना लग जाए, कहीं बाल उखड़ ना जाए, कहीं खिंच ना जाए, तो इतने कोमल हाथों से अपने बच्चे के बाल संवारती है। और फिर क्या करती है, जब नहा के ही मन देखिए क्रम से काम होता है, नहा लिया बच्चा, नहाने बाद धीरे धीरे से उसके बाल सुलझा रही है मन, और फिर उसको बड़े प्यार से कपड़े पहनाना शुरू करती है। अब नन्हा बच्चा बैठ तो नहीं सकता, तो और कपड़े भी पहनाने, तो कैसे पहनाएगी, माँ क्या करती है, बैठ करके अपने घुटनों पर बच्चे को लिटा लेती है सामने। अब बच्चे का, और जिस तरह देखिए ये बीच वाला एक दृश्य है फोटो में कि बच्चा माँ को देख रहा है और माँ बच्चे को देख रही है, ऐसे ही जब माँ अपने घुटनों पर बच्चे को लिटाती है तो दोनों आमने सामने होते हैं, और प्यार करते करते वो उसे कपड़े पहना लेती है। क्योंकि कई बार बच्चे रोते भी तो हैं, तो बच्चे का ध्यान भी भटकाना पड़ता है, उसको कपड़े भी पहनाने होते हैं, काम भी सारे करने होते हैं, बच्चा रोए भी ना, परेशान भी ना हो, इन सब बातों का ध्यान भी माँ साथ साथ रखती चलती है। ये देखिए भाव सौंदर्य है जो मैंने अभी आपको व्याख्या की, अभी एक लाइन की, उसको हो सकता है क्योंकि सुनने में बहुत सारी बातें होती हैं, आप उतनी बातें याद करके ना लिख सके, इसलिए आपकी सुविधा के लिए ये कुछ प्रमुख बातें, ये भाव जो मैंने अभी अर्थ बताया वही अर्थ ये यहाँ पर है, लेकिन ये थोड़ा संक्षिप्त रूप है, अभी मैंने आपको विस्तृत रूप में समझाया था। प्रस्तुत रुबाई में देखिए निर्देश क्या है, ये 4 लाइनों का है। शुरू की जो 4 लाइन है,
आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी से लेकर के और गूंजती है हंसी। ये 4 लाइनें हैं। इन 4 लाइनों का ये भाव है कि एक माँ अपने बच्चे से मिलने वाली खुशी का, इस प्रस्तुत रुबाई में एक माँ को अपने बच्चे से मिलने वाली खुशी का वर्णन किया गया है, जैसा कि अभी आपने सुना। फिर माँ अपने चांद से सुंदर बच्चे को आंगन में लिए खड़ी है और उसे अपने हाथों में झुलाती है, तो कभी गोद में भी भर लेती है। बीच बीच में माँ जब बच्चे को उछालती है तो बच्चा खिलखिलाता है, हंसता है और पूरे आंगन में बच्चे की किलकारी गूंज जाती है। फिर अगली जो 4 लाइनें हैं, देखना बच्चा कैसे खुश रहा है। माँ उसको नहला रही है, नहलाने का दृश्य इस चित्र में दिया हुआ है। बच्चा नहाते नहाते खुश हो रहा है, लेकिन हमेशा माँ ध्यान रखती है कि बच्चे को जब नहलाएगी तो सिर से जो पानी आएगी वो पीछे की तरफ आए। अगर आंखों की तरफ आएगा तो बच्चे की आंख में सूज जाता है, उसे तकलीफ हो सकती है और माँ कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका बच्चा एक पल के लिए भी दुखी हो जाए। जो अगली 4 लाइनें हैं उनमें यही है कि माँ अपने नन्हे बच्चे से संबंधित कार्यों को कितनी तन्मयता से करती है, कितने उत्साह के साथ करती है, कितने प्यार के साथ करती है। साथ ही साथ काम करते हुए वो ये जरूर सावधानी रखती है कि कहीं किसी भी प्रकार से उसके बच्चे को कोई कष्ट ना हो जाए। माँ अपने बच्चे को स्वच्छ पानी से छलका छलका कर नहलाती है। बाल उलझ जाते हैं तो उनको कंघी करती है। ये सारी बातें मैं आपको बता ही चुकी हूँ और कविता बड़ी सरल है, तो आपको मुझे लगता है समझ में भी आ गई होगी। समझ आई क्या बच्चों? अभी 35 बच्चे तो हैं मेरे साथ में इस समय। हेलो बच्चों। यस मैम। ओहो, बड़े लोग बच्चे सोचते हैं कि कौन बोले। अरे दो यस मैम। देखिए एक आगे और बहुत सुंदर सा चित्र आने वाला है। चित्रों में तो आपकी चीज है कि नहीं है? क्यों भाई? यस मैम भाई है। मुझे लगता है Yes, जब तक कि ma'am. किसी भी चीज को आप कलात्मक ना बनाए, चाहे वो, देखिए कला का हर जगह बोलबाला है। चाहे मन के अंदर की कोई कला हो, चाहे आपके घर को सजाने की कला हो, चाहे आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रेजेंटेशन देना हो, चाहे बोर्ड सजाना हो, कुछ भी करना हो, कलात्मकता का अपना एक अलग ही महत्व है। ये जो स्लाइड है मैंने इसलिए आपको पहले दिखाना उचित समझा, क्योंकि अभी तक जो पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते जैसे बच्चे कहीं दूर ना हो जाएं, वापस उनको केंद्र बिंदु पर लाने के लिए मैंने ये स्लाइड में ये जो चित्र लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है वात्सल्य रस के सम्राट कवि। सम्राट माने होता है राजा। देखिए हर व्यक्ति की, हर कवि की कोई ना कोई पहचान होती है। सूरदास जी पूरे विश्व में वात्सल्य रस के लिए जाने जाते हैं। रस आपने पढ़े हुए हैं, मैंने इसमें बहुत सारे रसों को शामिल नहीं किया है क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पर वात्सल्य रस है। 2 ही रस ऐसे हैं जिनके संयोग और वियोग दोनों पक्ष होते हैं, एक तो श्रृंगार रस और दूसरा वात्सल्य रस। और इस कविता में जो रस प्रमुख रूप से आया है वो वात्सल्य है। वात्सल्य में भी संयोग वात्सल्य है, क्योंकि माँ का और बच्चे का दोनों का समीप का संबंध दिखाया गया है। माँ अपने बच्चे को खिला रही है और बच्चा अपने माँ से कितना खुश है, ये दृश्य है। यदि यही दृश्य कहीं ऐसा होता कि बच्चा माँ से दूर होता, माँ बच्चे के लिए तड़प रही होती और बच्चा माँ के लिए रो रहा होता, तो यही रहता वात्सल्य रस ही, लेकिन उसका पक्ष दूसरा हो जाता और होता वियोग वात्सल्य रस। क्योंकि ऐसे ये बहुत सारे हिंदी के प्रश्न हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वात्सल्य रस के सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हमने कभी रुबाइयों में इस तरह का एक दृश्य देखा था
ये सूरदास जी है, और श्री कृष्ण पर इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, जो बाल लीला का जो इन्होंने वर्णन किया है सूरसागर में, वो पूरे विश्व में अद्वितीय है। तो ये यशोदा माँ है, कान्हा जी को लिए हुए हैं। एक दृश्य ये देखिए, माँ बेटे यहाँ भी हैं, कृष्ण किस तरह अपनी माँ से प्यार कर रहे हैं, और वो माँ गाय का दूध निकाल रही है, तो वो इस आशा में है कि अब हमें गाय का दूध मिलेगा। शैतान तो थे ही, बहुत शरारती थे। और एक जो चित्र है, ये जो श्री कृष्ण को चांद पर बैठा हुआ दिखाया है, क्योंकि सच में मन ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन ये दृश्य बड़ा सुंदर था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दिया है। क्योंकि आज जो तुलना की गई है हमारी कविता में बच्चे की, तो चांद से की गई है। और आपको पता भी होगा कि एक बार जब श्री कृष्ण छोटे थे जब, तो अपनी माँ से उन्होंने भी चांद को ही पाने की जिद की थी। चलिए आगे चलते हैं, तब हम इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये भाव सौंदर्य तो हमारा पूरा हुआ है। जब तक हमें किसी कविता के शिल्प का पता न हो, तब तक वो कविता का सौंदर्य अधूरा है। अब मैंने लिखी सारी चीजें जिस हिसाब से लिखी हैं, आपको प्रश्न पत्र में उसी हिसाब से लिखनी होंगी, तभी आप अच्छे नंबरों के अधिकारी होंगे। और अगर ऐसे लिख दिया, भाषा कौन सी है इस कविता की, आपने कहा सरल सहज, ज्यादातर बच्चे यही लिखते हैं, सरल सरल सहज भाषा। इतना लिखने से आपको 2 नंबर नहीं मिल सकते। मैंने इस कविता की भाषा के 4 पॉइंट निकाले हैं। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली हिंदी, क्योंकि इसमें जैसे गेसु शब्द आया है, तो वो उर्दू से संबंधित है। खड़ी बोली हिंदी है ही, चूंकि फिराक गोरखपुरी ने जो फिराक गोरखपुरी जी वो हिंदी गजलकार के रूप में जाने जाते हैं, तो इस रुबाई में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, लेकिन उसके साथ साथ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। दूसरी विशेषता है चित्रात्मक भाषा का सुंदर प्रयोग है। देखिए, चित्रात्मक भाषा को हम कैसे समझ पाएंगे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको इस कविता को लेकर समझा दूं। आप कभी भी किसी भी कविता को अपने आप से समझ सकते हैं कि चित्रात्मकता क्या चीज होती है। जैसे ही हम कविता का वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, और हमारे मस्तिष्क में यदि उसी तरह का चित्र उभरने लगता है, हमारा उसके साथ तादाद में स्थापित होने लगता है, तो समझ लीजिए कि उस भाषा में, उस काव्यखंड में चित्रात्मकता तो है ही। और इसमें चित्र क्या है, आपको जैसे ही आपने कविता शुरू की होगी पढ़नी कि एक आंगन है, आंगन में माँ खड़ी है, माँ गोदी में बच्चे को लिए है, किस तरह से वो हवा में उछाल रही है, तो सारे चित्र अपने आप मन में बन रहे हैं, यही उसकी चित्रात्मकता है। फिर एक अगली चीज और इसमें विशेष देखी गई, मुहावरेदार भाषा। क्योंकि सबसे पहली लाइन में ही आ गया था कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े को लेकर खड़ी है, तो चांद का टुकड़ा सच में थोड़ी तो लाई है, वो चांद का टुकड़ा उसका अपना बच्चा है, और बच्चे के लिए ही इस मुहावरे का प्रयोग है। तो ऐसी चीजें भाषा में ढूंढते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। अगला पॉइंट है भाषा में लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग। लोक माने संसार, माने एक सांसारिक भाषा, समाज में जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है वो लोक प्रचलित भाषा होती है। और उन शब्दों को, जैसे एक शब्द मैंने इसमें दिखाया है, लोका देना। लोका देना माने बच्चे को हवा में उछालना। तो इसलिए ये भाषा की 4 विशेषताएं थी इसमें। ये आप पूरे जो 8 लाइनों का काव्यखंड है उसमें ये भाषा के पॉइंट आप दे सकते हैं। अगली शिल्प सौंदर्य की जो दूसरी प्रमुख चीज होती है वो होती है गुण। उस काव्य में कौन सा गुण है? गुण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रसाद गुण, जो भगवान के
और शांतपूर्ण वातावरण में जो इस तरह के काव्य की रचना होती है उसमें लगाया जाता है। ओज गुण जो है वो वीणा के लिए और क्रोध के लिए प्रयुक्त होता है, और जो माधुर्य गुण है ये प्रेम के लिए, चाहे वो प्रेम किसी भी अवस्था का हो, चाहे माँ बच्चे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, चाहे प्रकृति का सुंदर वातावरण हो, तो यहाँ पर हम सब में माधुर्य गुण ही लगाते हैं। और ध्यान रखिए, माधुर्य गुण को कई बच्चे माधुर्य गुण कर देते हैं, तो माधुर्य गुण ना लिखें, मैंने सही लिखा है और आप इसको देखकर सही लिखिए। अगली चीज आती है अलंकार। इस कविता में अलंकार बहुत ज्यादा है नहीं, मुझे एक ही अलंकार मिला, रह रह में जो लोका देती है, एक शब्द है। तो जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, माने दोबारा आता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ एक ही होता है, ऐसी जगह पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये भी काव्य सौंदर्य का अगला हिस्सा है और इसका नाम है बिंब। बिंब का मतलब होता है, जैसे आपने चित्रात्मक भाषा में देखी थी, से वही चीज यहाँ हम बिंब विधान में देखेंगे। बिंब भी काव्य में 3 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है दृश्य बिंब, मानी जो चित्र हमारे मस्तिष्क में बनते हैं वही बिंब है, वही छाया है। तो छाया कौन सी बनती है? कोई छाया हमें बनती हुई दिखाई देती है, कोई छाया हमें सुनाई देती है, और किसी छाया पर हम स्पर्श करके देखना चाहते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो 3 प्रकार के जो बिंब हैं, वो दृश्य बिंब जो देख करके हम समझते हैं, जो श्रव्य बिंब दूसरे जिनको हम सुनकर समझते हैं, और तीसरे बिंब है स्पर्श बिंब जिनको स्पर्श करके छू करके समझते हैं। अब इस कविता में हमें 2 तरह के मिले हैं, आप ध्यान से देखिए। पहला दृश्य बिंब मैंने दिखाया है। दृश्य बिंब कहाँ कहाँ आया है? देखिए, चांद के टुकड़े को लेना, माँ अपने को लेकर खड़ी है, वो दृश्य है। दूसरा है गोद भरी माँ अपने बच्चे को जब गोद में ले लेती है, ये सब देखने वाली चीजें हैं। फिर हाथों में झुलाना है, बच्चे को माँ हाथों पे झुलाती है, बीच बीच में वो हवा में उछाल भी देती है। ये सारे बिंब हमारे मन में बनते हैं, सारा चित्र हमारे सामने आता है। माँ कैसे अपने बच्चे को नहलाती है, वो नहलाने का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। फिर किस प्रकार से वो कंघी करती है और कैसे कपड़े पहनाती है, ये सब देखने की चीजें हैं। और इससे भी सुंदर एक और चित्रण इसमें है कि जब माँ बच्चे के साथ इस तरह से व्यस्त होती है और माँ कपड़े पहना रही होती है, बच्चा भी माँ को कितने प्यार से देखता है। ये देखना, बच्चे का माँ की को देखना और माँ का अपने बच्चे का इस तरह से ध्यान रखना, ये सारे के सारे दृश्य बिंब के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बिंब यहाँ पर आए श्रव्य बिंब। श्रव्य बिंब का मतलब है, जैसे हम शाब्दिक अर्थ से समझ सकते हैं, सुनने वाला। हमें इस पूरी कविता में एक ही जगह सुनाई देने की, मतलब एक ही चीज सुनाई दे रही है, और वो है बच्चे की हंसी। बच्चा कैसे खिलखिलाता है, तो खिलखिलाता है तो आवाज आती है, जब आवाज आती है तो वही हमारा श्रव्य बिंब बन जाता है। चलिए, ये बिंब विधान हुआ। इसमें तीसरा बिंब, वैसे स्पर्श बिंब भी हम कर सकते हैं, क्योंकि माँ जो है बराबर अपने बच्चे को हाथों पे लिए है, गोद में लिए है, कहीं ना कहीं उसका स्पर्श के बिना तो कोई काम ही नहीं हो रहा। ये लगता है मुझे छूट गया है, स्पर्श बिंब भी इसमें मैं अभी डाल दूंगी, क्योंकि हर स्थान पर बच्चा जो है माँ का सामीप्य चाह रहा है, ये सामीप्य मिल रहा है उसको। अगला काव्य सौंदर्य का हेडिंग आता है रस। किसी भी कविता में रस, ये जैसे ऐसे समझो कोई फल है, यदि उस फल में रस नहीं है, वो सरस नहीं है, तो उस फल का
कोई महत्व नहीं है, वो सूखा फल होगा, स्वादहीन होगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से कविता में यदि कोई रस ना हो, कविता में आनंद आने लगे, कविता अच्छी लगने लगे, कविता में मन लगने लगे, तो समझ लीजिए वो कविता सरस है। यदि कविता में मन न लगे, बड़ा उबाऊ हो, तो आप समझ लीजिए कि कविता नीरस है। और इसमें जो रस है वो मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि संयोग वात्सल्य रस है। माँ और बच्चे का प्रेम इसमें दिखाया गया है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संयोग वात्सल्य रस है। आप देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात आपको आज नई जानने को मिलेगी इस रुबाई के माध्यम से। अभी तक आपने मुक्त छंद कविताएं पढ़ी हैं, जैसे कैमरे में बंद अपाहिज एक मुक्त छंद कविता है, और तुलसीदास की चौपाई, दोहा, सोरठा, इन छंदों में लिखी आपने कविता पढ़ी है। पिछली बार आपने कवित्व पढ़ा था, वो भी एक छंद है। सवैया पढ़ेंगे, वो भी एक छंद है। इसी तरह जो रुबाइयां हैं, ये भी छंद का नाम है। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि शेर, गजल और रुबाई ये प्रमुख हैं। तो रुबाई उर्दू की नज्म शायरी है जो 4 मिसरों पर आधारित होती है। 4 मिसर का मतलब होता है 4 पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति को मिसरा बोलते हैं। एक पंक्ति एक मिसरा, माने हम अपनी हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, उर्दू फारसी में या रुबाई में वही मिसरा बोली जाती है। अब मिसरा नहीं लिखेंगे, मिसरा जिस तरह से लिखा हुआ है। इन 4 मिसरों में, माने इन 4 पंक्तियों में पहले, दूसरे और चौथे मिसरों में काफिये की समानता होती है। देखिए, ये पहला, दूसरा और चौथा जहां समाप्त होते हैं, वहां के शब्द देखिए, वो काफिये की समानता मानी जाती है। जब इस आप रुबाई को पढ़ेंगे आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। इसको भी पढ़िए, फिर उसको पढ़िए। इसके बाद रुबाई के लिए अगली और ये जानकारी कि रुबाई के लिए 24 वजन तय किए गए हैं, माने 24 तरह के छंदों में रुबाइयां लिखी जा सकती हैं या लिखी जाती हैं। मैंने ब्रैकेट में छंद इसलिए लिख दिया है क्योंकि वजन का मतलब याद नहीं रहता। तो 24 तरह के छंद रुबाइयों में प्रयोग किए जाते हैं। अब जब भी कोई रुबाई लिखी जाती है, तो या तो वो 4 लाइनें या जो भी रुबाई है पूरी, वो या तो एक छंद में हो सकती है, इन 24 छंदों में से किसी एक छंद में हो सकती है, या फिर हर पंक्ति यानी हर मिसरा अलग अलग छंद का भी हो सकता है। उन 24 छंदों में या तो कोई रुबाई पूरी एक छंद में लिखी जा सकती है, ये जरूरी नहीं है, या फिर रुबाई में 4 प्रकार के छंदों का एक एक लाइन में प्रयोग हो सकता है। ये रुबाई की कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद काव्य सौंदर्य जो अंतिम आपका पॉइंट है, वो ये है विशेष। इस कविता में ऐसा क्या विशेष है? तो मैंने इसमें 2-3 चीजें ढूंढी हैं। आपको इससे कहीं ज्यादा चीजें मिलती हैं तो आप जरूर उनको लिखिए भी, मुझे भी बताइए। समानांतर प्रसंग का मतलब होता है जिस तरह की विषय सामग्री हम पढ़ रहे हैं, उसी तरह की विषय सामग्री कहीं और, उसके जैसी कहीं और मिली हो, किसी ने लिखी हो, उसका वर्णन करना समानांतर प्रसंग कहलाता है। जैसे सूर्य से आप परिचित हो चुके हैं। श्री कृष्ण जब छोटे थे तो एक बार उन्होंने भी अपनी माँ से उस चांद जैसे खिलौने को लेने की जिद की थी। और ये लिखना होगा आपको, बस इतना सा ही लिखेंगे। परीक्षाएं होती हैं तो इतना लिखना पर्याप्त है कि बच्चे को हाँ इस तरह का सारा ज्ञान है। तो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया, क्योंकि ब्रज भाषा में माँ को मैया बड़े प्यार से बोला जाता है। मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैं तो वो चंद्रमा जैसा खिलौने से ही खेलूंगा, मैं उसी खिलौने से खेलूंगा। और ये सूर सागर में सूरदास जी के पदों में आपको मिल जाएगा।
तब भी माँ क्या करती है, अपने बच्चे की जिद को पूरा कैसे करती है कि माँ यशोदा जो है वो आंगन में एक थाल रखती हैं, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब श्री कृष्ण को दिखाती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत जिद कर जाते हैं। और जिद तो जिद है, बच्चे की जिद को पूरा करने के लिए माँ किसी तरह से वो चंद्रमा उनको जरूर दिखाती है। और जब वो पानी में उनके प्रतिबिंब से जब वो खेल लेते हैं तो उनकी वो जिद दूर हो जाती है। यहीं पर एक बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि बताने लगो तो बहुत सारी बातें याद आ जाती है कि हठ में जिद होती है। जिद भी हमारे 3 प्रकार की है। कौन कौन से लोग बहुत ज्यादा जिद करते हैं, जिनको पूरा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे एक बालहट, बालहट माने बच्चे की हट। बच्चा जब जिद करता है तो वो जो भी जिद करे उसको पूरा करवा के ही रहता है, चाहे वो किसी प्रकार से माँ या परिवार पूरा करे। एक दूसरी जिद होती है राजहट। राजा लोग भी अपने हट के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जो राजा चाह ले वही होना चाहिए, जो राजा चाहता है वही करा लेता है, जो उसकी जिद होती है वो पूरी होती है। और तीसरी हट त्रियाहट। त्रियाहट माने स्त्री की हट। उसका उदाहरण, एक ऐसा उदाहरण सब बच्चे जानते हैं, जब श्री रामचंद्र जी को वनवास के लिए और अपने भरत को राजगद्दी के लिए कैकेयी ने कोप भवन में जाना स्वीकार किया था। और उन्होंने राजा दशरथ ने ये शर्त रखी थी, वो कोप भवन में गई थी, वो जिद थी उनकी, उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए थे, वो बहुत गुस्से में थी और उनकी ये जिद थी कि आप मेरे बेटे को राजगद्दी दें और राम को 14 वर्ष का वनवास दें। उन्होंने किसी तरह से भी अपनी ये जिद पूरी करी। तो ये ऐसे उदाहरण इसलिए दिए हैं कि आपको याद रहे कि 3 हट, राजहट, बालहट और त्रियाहट, ये हट है। अगला समानांतर प्रसंग का जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये संस्कृत श्लोक है, एक श्लोक का अंश है। जननी माने जन्म देने वाली, जन्मभूमि माने जहां पर कोई जन्म लेता है वो उसकी जन्मभूमि होती। जैसे राम जन्मभूमि आपने कल देखा कि वहां पर भूमि पूजन हुआ, ऐसी श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन में, मथुरा में। तो जननी माने जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि दोनों। स्वर्गादपि माने स्वर्गात प्लस अपि, स्वर्ग से भी, गरीयसी माने महान होती हैं। माँ और मातृभूमि को स्वर्ग से भी महान बताया गया है। अगला एक संदेश के रूप में मैंने विशेष में लिया है कि मातृ ऋण, मातृ ऋण में माँ का कर्जा। हम कोई भी कर्जा किसी से लेते हैं, कोई भी ऋण किसी से लेते हैं, चाहे वो बैंक से लेते हैं, चाहे किसी जमींदार से उधार लेते हैं, उसको समय आने पर उसे चुकता कर देते हैं, दे देते हैं और उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन एक माँ का ऋण व्यक्ति पर सबसे बड़ा ऋण है। कहते हैं कि इस ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता, मतलब इस ऋण को कोई चुका नहीं सकता, क्योंकि माँ की तरह किसी से की नहीं जा सकती, माँ की तरह कोई महान दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए माँ का ऋण चुकाया जाना असंभव है। और इसके साथ ही मैं आज अपने जो क्लास की शुरुआत मैंने एक विचार से की थी, उसको मैं यहाँ पर धन्यवाद के साथ मैंने क्लास के अंत में जोड़ना फिर से चाहती हूँ कि वहां पर शब्दों की गरिमा आज बताई गई थी, शब्दों के क्या प्रभाव होते हैं। और कविता जो आपने पढ़ी है वो माँ से संबंधित है। सबके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में माँ का इतना बड़ा महत्व है कि जब हम इसको मन से स्वीकारेंगे, मन से अनुभव करेंगे कि सचमुच माँ कितनी महान है, तो श्रद्धा से हमारा शीश अपने आप ही माँ के चरणों में झुक जाएगा। प्यारे बच्चों, आज इस कविता का संदेश भी यही है कि कभी भी कोई भी बच्चा अपनी माँ को किसी भी शब्द के माध्यम से
या किसी भी प्रकार से कोई पीड़ा ना पहुंचाए, क्योंकि माँ से ही तो आप सब हैं, हम सब हैं, ये सारी दुनिया है। और माँ जितनी महान है, उसकी महानता के बराबर कोई दूसरा हो नहीं सकता। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सब इस स्लाइड की जितनी भी चीजें हैं वो सब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसके प्रश्न उत्तर भी कीजिए। अगर आपको कहीं कुछ दुविधा लग रही हो तो आप गूगल क्लासरूम के माध्यम से मुझे पूछ भी सकते हैं, फोन करके भी पूछ सकते हैं। मेरा उद्देश्य है बस इतना ही कि आप सब इस कविता को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। एक एक कविता, एक एक पाठ आप तैयार करते जाएंगे, आपका सिलेबस पूरा होता जाएगा। जय हिंद बच्चों। जय मैम। Thank you, ma'am. चलिए जय बस हिंद मैम। जय हिंद मैम। तैयारी की